नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भगवान रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उत्तराखंड की ओर से हमने तय किया था कि वहाँ उत्तराखंड का हम एक भवन बनाएं। इससे यहाँ के हमारे जितने भी लोग वहाँ जाएंगे उन्हें रहने में सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करने पर हमें वहाँ ज़मीन मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। देखिए, भगवान रामलला अपनी जन्मभूमि पर जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 22 तारीख को उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा और उनके विराजमान होने का कार्यक्रम है। और पूरे देश दुनिया में अब राम जन्मभूमि स्थान अपने आप में एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर एक व्यक्ति जाना चाहेगा। उत्तराखंड के लोगों की भगवान राम पर अगाध आस्था है, श्रद्धा है। तो उत्तराखंड की तरफ से हमने तय किया था कि वहाँ पर एक उत्तराखंड का एक भवन वहाँ बनाया जाए, जिससे वहाँ जाने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड के हमारे जितने भी लोग वहाँ जाएंगे उनको रहने की सुविधा हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमने अनुरोध किया था, तो हमको वहाँ पर जमीन मिल गई है। उसकी समस्त औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी। देहरादून में बीजेपी संगठन की बैठक शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सभी वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के तहत कार्यक्रम की वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सांकेतिक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा देहरादून स्थित डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर भारत में है और भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में है। जो भर्ती के लिए हाइट रखी गई है, जो मिलिट्री के लिए छूट है पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, वो छूट भी समाप्त कर दी है, बल्कि 2-3 इंच और बढ़ा दी है हाइट, 2-3 सेंटीमीटर और हाइट बढ़ा दी है। तो ये है इनका रवैया, ताकि यहाँ के नौजवान भर्ती ही ना हो सके। ये मतलब मैं छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। तो आज विवश होकर के हमने ये निकाला है और मैंने कहा कि मेरी तो एक सांकेतिक पद यात्रा है, बाकी अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सब लोगों के ऊपर है कि उसको आगे लेकर के चलें। जो भर्ती के लिए हाइट रखी गई है, जो मिलिट्री के लिए छूट है पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, वो छूट भी समाप्त कर दी है, बल्कि 2-3 इंच और बढ़ा दी है हाइट, 2-3 सेंटीमीटर और हाइट बढ़ा दी है। तो ये है इनका रवैया, ताकि यहाँ के नौजवान भर्ती ही ना हो सके। ये मतलब मैं छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। तो आज विवश होकर के हमने ये निकाला है और मैंने कहा कि मेरी तो एक सांकेतिक पद यात्रा है, बाकी अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सब लोगों के ऊपर है कि उसको आगे। खटीमा की सीमांत सुरई वन रेंज में स्थित बाबा भारामाल धाम में हुए हत्याकांड में अपने प्राण गंवाने वाले धाम के मुख्य सेवादार स्वर्गीय महंत बाबा हरिगिरी के पार्थिव शरीर को आज पोस्टमार्टम के बाद खटीमा मुख्यनगर में स्थित निर्माण बाबा कुटिया में दर्शन के लिए रखा गया, जहां विशाल जनसमूह और जनप्रतिनिधियों ने बाबा के अंतिम दर्शन किए। जिसके उपरांत यहां से विशाल जनसमूह की उपस्थिति में महंत बाबा हरिगिरी की अंतिम यात्रा निकाली गई। नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए सुदूर सुरई वन क्षेत्र में स्थित बाबा भारामाल धाम ले जाई गई, जहां जूना अखाड़ा परिषद के महंतों
और साधु संतों की देखरेख में महंत बाबा हरिगिरी जी को उनकी इच्छा अनुरूप समाधि दी गई। इस अवसर पर मौके पर उपस्थित संत समाज ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से महंत बाबा हरिगिरी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। कार्यक्रम में उपस्थित चुनाव अखाड़ा के नागा साधुओं ने चेतावनी भरे लहजे में प्रशासन से 1 हफ्ते के भीतर अपराधियों को पकड़े जाने की भी मांग की है। मुजरिमों को सजा मिले। हमारी तो अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से यही है अभी कि कानून की तरफ से हमें मदद मिले और मुजरिम पकड़े जाए। हमें सरकार से और खटीमा वालों से निवेदन है ये कि हाथ जोड़ के हमारे को इंसाफ चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं सरकार को, उसके बाद नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हम सारे नागा बाबा रोड पे उतर जाएंगे, रोड जाम करेंगे, चाहे मरे चाहे मारे। जी, आज जो महंत जी हमारे बारामल के महंत जी है जिनका देहांत हो गया है, तो बड़ी ही दुखद घटना है। पूरा खटीमा, टनकपुर और मझोला और आपका झनकैया थाना क्षेत्र आसपास के सभी जगह से हज़ारों यात्री और भक्तालु यहाँ पे आए हैं। उनका पूरा सम्मान के साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हम सब लोगों ने हमारे मौजूदगी में हम भी हमारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरा एक प्रोसेशन आया, जिसको यात्रा बोलते हैं, अंतिम यात्रा, जिसमें हज़ारों खटीमा के निवासियों ने अपना सम्मान दिया। पूरी व्यवस्था करी हुई थी और बाबा हरिगिरी महाराज जो कि धर्मलीन हो गए हैं आज यहाँ पर, उनका समाधि अभी यहाँ पर उनको समाधि दे दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी अपनी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त की गई है, पुष्प चक्र उनका भेंट किया गया है और उनको संवेदना व्यक्त की गई है सारे संत समाज को कि इनकी जो अकाल मृत्यु हुई है। तो हम सब तहसील परिवार भी उनकी इस असामयिक मृत्यु में बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और आज उनको धर्मलीन कर देगा। सारी उत्तराखंड में आगामी कुछ महीनों बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। बताते चले कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी हर 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की है। वर्तमान में चारधाम मार्गों पर इलेक्ट्रिक कार और बसों की बैटरियों की क्षमता तय है। इसके साथ ही तय किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है और चार्जिंग पॉइंट न होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन स्वामी और वाहन चालक लंबा सफ़र करने से हिचकिचाते हैं। साथ ही चारधाम रूट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसके लिए परिवहन विभाग ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। हाँ, चारधाम यात्रा का जो मार्ग है हमारा, उन मार्गों पे हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे तक बढ़ भी चुका है। इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा था और हर एक जो मार्ग है उसमें कुछ कुछ दूरी पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे मेन जरूरी पार्ट होता है चार्जिंग स्टेशन, जिससे नॉर्मल गाड़ी के लिए ईंधन होता है, तेल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी के रूप में यहाँ चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बात क्या, उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हो सकता है कि आपको नए जो चारधाम यात्रा का जो सीजन आएगा उसमें काफ़ी आपको चार्जिंग स्टेशन बने। रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव के ग्रामीण को ग्राम के नगर पंचायत में शामिल होने के बाद बहुत सी आशाएं थी, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और रास्ते पर जलभराव की समस्या के चलते ग्रामीणों ने रोष प्रकट कर नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि रुड़की से सटे पनियाला चंदापुर ग्राम को नगर पंचायत में शामिल किया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों को गांव में विकास होने की खासी उम्मीदें थी। वहीं गांव में प्रवेश करते ही एक बस्ती में मुख्य मार्ग पर लंबे समय से गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को मजबूरन गंदे पानी से निकलकर आना जाना पड़ रहा है। सर, पानी का समाधान तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमें वहाँ का निकासी का ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह लोगों ने जोड़ पर अतिक्रमण कर लिया है, वो अतिक्रमण भी खाली कराया जाना है और जब लोग अतिक्रमण कर लेंगे तो लोगों को ही परेशानी होगी उस चीज़ की। ये ग्रामीण क्षेत्र था और नगर पंचायत अभी 2 साल से इस स्थिति में आई है और अभी नगर पंचायत के साधन भी सीमित हैं, बजट भी सीमित है। सर, एक लाइटों के लिए पूरा डीपीआर बना के हमने शासन को प्रेषित कर दी है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि हमारी नई नगर पंचायत है और साधन सीमित है और ये समस्या पानी की 2 साल तक नाला नहीं फूट रहा है और
कई फेरी जा लिए जिला पंचायत पर, कभी एसडीएम को बताओ, एसडीएम को लिखवाया नगर पंचायत पर, फिर उसे लिख दिया पटवारी को लाओ, पटवारी पे जहाँ वो नहीं आता कि उसे जाकर गए शर्मा को, वो नहीं आ करता काम आकर। ये देख लो सारे सामने पानी भरा पड़ा। कितनी समस्या आप लोगों को हो रही है? जी हम बागेश्वर के सरयू गोमती संघ पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 को लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका बागेश्वर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आपको बताते चले कि बागेश्वर के एसडीएम मोनिका और अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहर द्वारा आयोजन की जानकारी देते हुए कहना है कि 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला शुरू होगा। इस वर्ष 6 स्टार नाइटों का आयोजन किया जाएगा। मेले को भव्य आकर्षक बनाने के लिए नौकायन, हेली सेवा, नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा। हमारा इस वर्ष का उत्तरायणी 2024 का कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है और इस वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का ये ड्यूरेशन फिक्स हुआ है। 6 नाइट्स का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें जिलाधिकारी महोदया ने जो निर्देश हमें दिए गए थे, तो आज पूरा भ्रमण भी कर लिया गया है और हमारी जो इसमें छोटी छोटी कमेटियाँ बनी हुई है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, सभी कमिटीज़ के साथ भी हम लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को भी इन्वॉल्व करा गया है कमिटीज़ में। और आज यहाँ पे जो हमारा नुमाइश कर चुकी है, मुख्य मैदान रहता है हमारी सभी प्रकार की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। तो सभी तैयारियाँ चल रही है और उम्मीद है कि जो मेला है वो इस बार और भी बड़ा और भी भव्य होने की हम लोग आकांक्षा करते हैं। तैयारी हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। सभी टेंडर जो है हमारे लग चुके हैं, उसमें कार्य कम से कम 50 से 60% हमारा काम भी इसमें पूर्ण हो चुका है। नया क्या इस बार नौकायन पिछले साल भी था, इस साल भी नौकायन है और झूले चरके सर्कस ये पिछले साल भी था, इस साल भी हैं। और हेली सेवा के लिए हमारा प्रयास भी जारी है। अगर हेली सेवा में मिल जाती तो हम हेली सेवा का भी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक नया जैसे कोई म्यूजिशियन अगर हमें ढंग का मिल जाए तो एक नाइट में उसका हम जो है म्यूजिशियन का प्रोग्राम रखने के लिए, यानी धोने के लिए हमारे कम से कम 2 वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग टेंट बनेगा, पुरुषों के लिए अलग टेंट स्नानागार बनेगा। और उसमें जो है 24 घंटा 3 पारियों में मेरा सफाई कर्मचारी वहाँ पर तैनात रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी सरयू बगल में ना हो। क्या बगल में औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी कुछ वहाँ पर? ना, बगल में केवल हमारा दंगल होगा और उसके बाद कोई औद्योगिक गतिविधि हमारे बगल में नहीं की जा रही। माननीय न्यायालय के आदेश को हम पूर्ण। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए हरिद्वार में घर घर अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए आज से घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचेगा। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की जानकारी भी पत्रक में दे दी गई है। बांटे जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। और मैं खंड बहादुराबाद का श्री राम जन्मभूमि के अंदर जो श्री राम लला प्रतीक्षित रामलला मंदिर का निर्माण हुआ है और श्री रामलीला वहाँ विराजमान हुए हैं, उसके निमंत्रण के लिए समस्त भारतवर्ष में यह एक अभियान चलाया गया है कि हम प्रत्येक घर में जाकर यह एक श्री राम का चित्र जो वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है और यह एक निमंत्रण पत्र और अयोध्या में पूजित अक्षतों के सहित जिनकी पूजा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पूजा हुई है विद्वान संतों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, उन समस्त अक्षतों को लेकर आज हम अब प्रत्येक घर में, प्रत्येक भारत के प्रत्येक घर में जा रहे हैं। एक समिति बनाई गई है ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर और उसके बाद जिला और इस तरह से प्रांत तक, इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, और यह एक समिति बनाई गई है जो कि प्रत्येक परिवार में निमंत्रण देगी। और अयोध्या में जो एक तरह से अयोध्या में हमारी दीपावली मनाई जाएगी, प्रत्येक घर में भी दिए जलाए जाएंगे, लाइट की जाएंगी, शोभा यात्रा निकाली जाएंगी और प्रत्येक धार्मिक स्थलों पर भव्य और सुंदर कार्यक्रम होंगे। यही हमारा आज का कार्यक्रम है।
हमारे गांव बहादुराबाद के अंदर अयोध्या से जो पूजित होकर अक्षत आए हैं उसको एक शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव वासियों ने उसका स्वागत किया और गांव के अंदर एक शोभा यात्रा निकालते हुए जन जागरण का काम हुआ है। और मैं देख रहा था कि जगह जगह लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जगह जगह उसका स्वागत कर रहे थे। एक अपार उत्साह का माहौल पूरे गांव के अंदर देखने को मिला और ये निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम, निष्ठा का एक प्रमाण है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव के क्षण है कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, जहाँ वो बाबरी ढांचे को हटाने के बाद अब भगवान श्री राम लला 22 जनवरी को वहाँ पर स्थापित होंगे। उस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। उसके निमित्त पूरे गांव के अंदर हमारे बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, पूरे क्षेत्र में बहुत उत्साह देखने को मिला है और उस दिन भी भव्य आयोजन हमारे यहाँ पर गांव के अंदर होने वाले हैं। और मैं आज सभी लोगों से पुनः आह्वान करता हूँ कि इस महायज्ञ के अंदर सब लोग सहयोग करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और आज जिस तरह का माहौल देखने को मिला निश्चित रूप से बहुत अद्भुत था और ये भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है, भगवान श्री राम की कृपा है कि आज सारा वातावरण, पूरा देश नहीं पूरा विश्व राम में दिखाई दे रहा। विकासनगर में सर्दी के चलते लोग अपने घरों और दुकानों के आगे ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह शाम को ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है और जिसको देखते हुए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अंकित हत्याकांड मामले में सुर्खियां बटोरने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी ने सरकार पर खुद के ऊपर दबाव में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। पत्रकार आशुतोष नेगी ने बताया है कि वो लंबे समय से शिक्षा विभाग के काले कारनामों को लगातार उजागर करने का काम कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जनपद के पूर्व शिक्षा अधिकारी रहे 2 अधिकारियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया था। उन्होंने बताया है कि इसका नतीजा उन्हें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे के तौर पर भुगताना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि सरकार के निर्देशन में पौड़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जो निराधार है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ ही उनके 3 अन्य साथियों पर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। उन्होंने एक आदमी प्लांट किया हुआ है वहां पे, राजेश सिंह राजा खोली। ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये एक फर्जी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज कराना चाहता था और फर्जी कंप्लेंट ये पहले भी कई लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुका है और कई लोगों को ये फंसा भी चुका है और इसकी ये आदत है और ये कोई इसका रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 साल से फेसबुक पर मेरे खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे मित्रों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां, मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता रहा, जिसकी मैंने एक FIR कंप्लेंट भी थाना पौड़ी में दी थी, जिस पर एज यूजुअल पौड़ी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, एक ये राजा कोहली हैं, वादी हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसके आधार पर जो है कल कोतवाली पौड़ी में एक मुकदमा कायम हुआ है 54506 IT एक्ट और SC/ST एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जो है की जाएगी। कितने लोग इसमें लगभग 4 लोग हैं। उन्होंने एक आदमी प्लांट किया। उत्तराखंड बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी बीजेपी में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल और सुबोध उनियाल का मामला थमा भी नहीं था कि बयानबाजी का एक और विवाद सामने आ गया है। इस बार मोर्चा खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने संभाला है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने खानपुर विधायक उमेश कुमार पर भी जमकर हमला बोला है, जिसे लेकर कुंवर प्रणव ने कहा है कि उमेश कुमार ने झूठ बोलकर खानपुर की जनता को गुमराह कर जीत हासिल की है। उमेश कुमार पर बलात्कार, चोरी जैसे गंभीर आरोप हैं, जिनकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। कुंवर
प्रणव ने आगे कहा है कि हाल ही में एक भाजपा विधायक पर बलात्कार का आरोप की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 25 साल की सजा दी है, जिसे लेकर कुंवर प्रणव ने दावा किया है कि 1 साल के अंदर उमेश कुमार को भी बलात्कार के आरोप में जेल की सजा होगी। बगैर पद पे रहते हुए लगभग 2 वर्षों से मैं विधायक के पद पर नहीं हूं, लेकिन जो खानपुर में विधायक झूठा, बेईमान, दुराचार, बलात्कारी आरोपी, व्यभिचारी बना है, उसने क्या करा और मैंने क्या किया देख लीजिए। बगैर विधायक रहते सैकड़ों करोड़ के काम करा दिए। झूठा, जब 100 झूठे मरे होंगे तो झूठानंद उमेश पैदा हुआ होगा, क्योंकि एक बाप की औलाद नहीं है। सोनू बब्बर है इसका नाम। इसके फादर जगदीश शर्मा इसकी माता को भगा करके लाए थे। कैसे? मेरे ताऊजी चौधरी यशपाल सिंह कैबिनेट मंत्री थे, उस समय इसकी मां नर्स थी गंगों में। और जगदीश एक बदमाश हुआ करते थे, बाबूराम। जगदीश छोटा बदमाश था, बाबूराम बड़ा था। जगदीश चेला था उसका। जगदीश को इसकी माताजी पसंद आ गई, शादीशुदा थी, बच्चे थे, उठा के ले गया उनको, भगा के ले गया। और कहाँ रहा? मिलक दुहाई गांव, जो गुजर समाज और त्यागी समाज का गांव है। वहां राजा त्यागी एडवोकेट रॉयल आदमी है, अशोक चौधरी साहब गुजर, उन्होंने इसको रखा। इसके बाप को ढाबा खुलवाया और इसका बाप वहां पर सरिये के ट्रक में सरिये चोरी करता था, चीनी के ट्रकों से चीनी चोरी करता था। उस सरियों में वहां ड्राइवर ट्रकों के शराब वराब पिलवाता था, खाना खिलवाता था। ये काम था इनका, चोर चकोर हैं। रामलला के दर्शन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इसी वजह है कि राज्य सरकार भी लोगों को अयोध्या तक जाने के लिए व्यवस्थाओं में जुटी है। उत्तराखंड से भी धामी सरकार ने अयोध्या जाने के लिए 4 जगह से बस सेवा शुरू कर दी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर से शुरू होने वाली बस सेवा को लेकर यात्रियों में तो उत्साह है। साथ ही साथ विभाग भी इस नई शुरुआत को विभाग के राजस्व बढ़ोतरी के तौर पर देखा रहा है। हरिद्वार से परिवहन विभाग ने सरकार को इस पर अपना प्रस्ताव भेज दिया है, जिसके तहत हरिद्वार से बस ऋषिकेश और फिर उसके बाद हरिद्वार आएगी और यहां से वो अयोध्या के लिए रवाना होगी। जी, निगम मुख्यालय द्वारा जो है कल दूरभाष पर संपर्क कर अवगत कराया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा के दौरान जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून इन स्थानों से जो है अयोध्या के लिए सीधी सेवा संचालन करने के जो है निर्देश दिए गए हैं। तो उसी के अनुपालन में जो है हमारे द्वारा जो है हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए ऋषिकेश से हरिद्वार एक अयोध्या सीधे सेवा संचालित की जाएगी, जिसका यहाँ से हरिद्वार से जो है समय जो है 5:30 बजे होगा, जो ऋषिकेश जाएगी। पहले ऋषिकेश से 6 बजे चलेगी। 6 बजे चलने के पश्चात हरिद्वार 8 बजे आएगी और 8:30 बजे वो यहाँ से प्रस्थान करेगी अयोध्या के लिए। क्या ये प्रतिदिन होगी या फिर अल्टरनेट डेज पे? नहीं, ये देश सेवा जो है प्रतिदिन संचालित की जाएगी। कितना फ़ायदा, क्योंकि राम मंदिर का वो भी होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद दर्शन भी होने, कितना फ़ायदा राजस्व के तौर पर विभाग को होगा इससे? मेरा मानना है कि चूँकि ये सेवा जो है सीधे यहाँ से जो है संचालित की जाएगी अयोध्या के लिए, वर्तमान स्थिति को देखते पैसेंजर की उपलब्धता जो है काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जो सेवा हमारी यहाँ से जो है ट्रेन चलती है वो 8 बजे जनता के है। इसके पश्चात जनता में अगर यात्री नहीं छूट जाता है तो वो भी जो है उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ से 8:30 बजे इस सेवा का जो है संचालन निर्धारित किया है कि कोई यात्री अगर रेलवे से छूट जाता है तो वो भी हमें जो है सीधा अयोध्या के लिए मिलेगा। मतलब लखनऊ होते हुए ये सेवा संचालित की जाएगी। ये निगम मुख्यालय द्वारा जो है कल। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।